आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बात करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन बहुत हद तक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स से भी है, जो सोशल एटीट्यूड्स, पॉलिटिकल कंडीशन तथा मानवीय गुणों के रूप में व्यक्त होते हैं। प्रोफेसर मैकार्ड राइट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंध में नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को इकोनॉमिक फैक्टर्स की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बताया है। प्रोफेसर केरन क्रॉस ने इस संबंध में लिखा है कि जहां ऐसे समाज द्वारा अपेक्षित गुण, ज्ञान और अनुभव, कुशलता, अनुशासन, दूरदर्शिता, विवेक, तत्परता एवं समायोजनशीलता की प्रवृत्ति लोगों में हो, वहाँ वे सभी संपत्तियाँ जिनकी उन्हें आवश्यकता हो उत्पन्न करने के तरीके खोज लेते हैं। किसी देश में विकास प्रक्रिया केवल आर्थिक तत्वों से संचालित नहीं होती। अर्धविकसित देशों के लिए यह बात और भी सत्य है। विकास का मूल लोगों के मन में, उन संस्थाओं में जिनमें उनके विचार अभिव्यक्ति पाते हैं और विचारों तथा संस्थाओं पर अवसर की क्रिया में स्थित है। अनेक लेखकों ने नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स का उल्लेख किया है। प्रोफेसर रोस्टोव ने स्वचालित उड़ान की पूर्व शर्तों में नॉन इकोनॉमिक फैक्टर का उल्लेख किया है। इसमें न केवल एक नए नेतृत्व बल्कि सामाजिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एडिलमैन ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को मान्यता दी है और अपने विकास समीकरणों में इन तत्वों को यू से संबंधित किया है। हर्शमैन ने विकास को परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले घटकों का नॉन इकोनॉमिक फैक्टर के रूप में उल्लेख किया है। प्रोफेसर मेयर व बाल्डविन भी गैर आर्थिक घटकों के महत्व को स्वीकार करते हैं। नर्क्स के अनुसार आर्थिक विकास का मानवीय शक्ति, सामाजिक मान्यताओं, राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक दुर्घटनाओं से घनिष्ठ संबंध है, अतः आर्थिक विकास के लिए केवल अनार्थिक आवश्यकता ही पर्याप्त नहीं है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते रहते हैं, उन्हें हम सुविधा के लिए 6 भागों में बांट सकते हैं। जो भाग हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स और इंटरनेशनल फैक्टर्स। बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स की। किसी भी देश के आर्थिक विकास में राजनीतिक स्थिरता का भी बहुत अधिक महत्व रखता है। शासन सत्ता में जितनी अधिक स्थिरता होगी और लोगों का जितना अधिक विश्वास सरकार में बना रहेगा, विकास की दीर्घकालीन योजनाएं उतनी ही कुशलता व सफलता के साथ कार्यान्वित की जा सकेंगी। विकास किसी अवरोध के बिना होता रहेगा, उसमें उपयुक्त गति आ जाएगी और लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। यदि देश में शांति और सुरक्षा है, व्यक्तिगत संपत्ति के संग्रह पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है तथा जनजीवन की सुरक्षा एवं न्याय के लिए प्रबंध है, तो लोगों में आय को बचाने की अधिक इच्छा होगी, अधिक पूंजी संचयन होगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी पूंजी भी देश में शांति और सुरक्षा रहने पर आकर्षित होती है। सरकार के उद्योग, सरकारी क्षेत्र व जन क्षेत्र इत्यादि से संबंधित नीतियों पर भी आर्थिक विकास की गति निर्भर रहती है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं, सरकार द्वारा जितनी ही अधिक शांति, सुरक्षा या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उतनी ही आर्थिक विकास में गति आएगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट सोशल फैक्टर्स की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति उस मनोवैज्ञानिक व सामाजिक वातावरण पर भी निर्भर करती है जो कि उस देश में पाया जाता है। इस वातावरण का प्रधान तत्व जनता की प्रगति करने की इच्छा और उत्पादन के नए तथा अधिक कुशल तरीकों को विकसित करने एवं अपनाने की तत्परता है। अन्य शब्दों में, विकास प्रक्रिया का मुख्य
भाग मनुष्य के मन में विशेषतया उसकी आदतों और उसके संगठन में होने वाली गतिविधियों में निहित रहता है। इस प्रकार अर्धविकसित देश आर्थिक और सामाजिक संगठन के रूप में नई तकनीक को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की दृष्टि से अनुपयुक्त एवं असमर्थ रहते हैं। अतः उभरते हुए नए आर्थिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परंपरागत ढांचों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। परिवर्तन की गति जितनी तीव्र होगी, देश का उतना ही हित होगा। उपर्युक्त सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा ही पूंजी विनियोजन और आधुनिक तकनीक की गति तीव्र की जा सकती है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट, रिलीजियस फैक्टर्स की। धार्मिक विश्वासों और अभिवृत्तियों का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ये धार्मिक तथा आर्थिक विकास में सहायक के स्थान पर बाधक ही अधिक सिद्ध होते हैं। डॉक्टर विलियम कैम्प का यह कथन बिल्कुल सत्य है। धार्मिक संस्थाएं आज के अर्धविकसित देशों के धीमे आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये कैसे हैं, इसको देखते हैं। जिस देश के निवासी धर्मांध होते हैं, वहाँ प्रायः आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस संदर्भ में भारत का उदाहरण दिया जा सकता है। भारतवर्ष में संतोषम परम सुखम की भावना धर्म के कारण विकसित एवं विस्तृत हुई है, और जहाँ संतोष की बात चलाई जाए वहाँ आर्थिक विकास कहाँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि धार्मिक तत्व आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। यदि धार्मिक विचारों के नियंत्रण के कारण लोग व्यवसाय, व्यापार और उद्योगों के क्षेत्र में अपने आर्थिक संबंधों का विकास न कर पाएं तो आर्थिक विकास स्वभावतः अवरुद्ध हो जाएगा। उदाहरण के लिए, शुरू में हिंदुओं का विदेशियों से संपर्क स्थापित करना या समुद्र पार जाना वर्जित था, जिसके परिणाम स्वरूप वे विदेशी पूंजी या तकनीक अपनाने के प्रति उत्सुक नहीं रहे। किंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में क्रमशः हमारे देश की उपर्युक्त परिस्थिति बदलने लगी। बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स की। देश की संस्कृति तथा परंपराएं भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। अर्धविकसित राष्ट्रों में प्रायः सांस्कृतिक परंपराएं आर्थिक विकास में बाधक होती हैं। समाज के अधिकांश व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं तथा अवसरों एवं उत्सवों के भाग लेने को अधिक मूल्य प्रदान करते हैं, जिससे मुद्रा अनावश्यक कार्यों में व्यय हो जाती है। सांस्कृतिक परिवर्तन में समाज में असंतोष बढ़ता है, जिससे आर्थिक प्रगति पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। अतः सांस्कृतिक परंपराओं में शिक्षा और निर्देशन के सहयोग से धीरे धीरे परिवर्तन करना लाभदायक होता है। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। सेमी डेवलप्ड नेशन में विभिन्न वित्तीय एवं सार्वजनिक पूंजी का अभाव बना रहता है। अतः इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतु निवेश बैंक, व्यापारिक बैंक, बचत बैंक तथा स्टॉक एक्सचेंज आदि संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। इसी प्रकार इंजीनियरों, प्रशासकों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों तथा विभिन्न प्रकार के तकनीकी विशेषज्ञों आदि से संबंधित संस्थाओं की भी स्थापना की जानी चाहिए, ताकि आर्थिक प्रगति की जा सके। बात करते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिलेशन और पड़ोसी देशों के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। यदि विदेशों से अच्छे संबंध है तो देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है, क्योंकि वहाँ निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हम लोग निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, पिछले कुछ वर्षों में अर्थशास्त्रियों ने पहली बार आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों के विकास में योगदान का परिमाणात्मक माप करने का प्रयत्न किया है। प्रोफेसर रॉबर्ट सोलो, प्रोफेसर जॉन केंड्रिक व एडवर्ड डेनिसन ने इस संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। और अंततः हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।